शर्मा परिवार के लोग जरा शर्मीले किस्म के थे। न बेकार की झंझटों में पड़ते थे, न बेकार की बातें करते थे। इसीलिए उनका नाम तहजीबदारों में आता था। अब कौन ही ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहेगा। रोहन की उम्र 25 के पार होती नहीं कि उनके घर रिश्ते आना शुरू हो गए। सुबह सुबह पंडित जी शर्मा जी के निवास पहुंचते हैं, जहां मनीषा अचार का मसाला बना रही थी। नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप? अरे आप क्या मुझे नमस्ते कर रहे हैं पंडित जी? नमस्ते तो मुझे आपको करना चाहिए। उम्र में और ओहदे में भी आप मुझसे बड़े हैं। सम्मान का अधिकारी तो हर कोई है, छोटा हो या बड़ा। पंडित जी को देखते ही रोहन किचन में जाकर उनके लिए पानी लेकर आता है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी इन्हीं संस्कारों के कारण तो हर बाप अपनी बेटी को तुमसे ब्याना चाहता है। क्या बताओ बहन जी, पिछले 1 महीने में 12 घरों से रिश्ते आ गए मेरे पास रोहन के लिए। पर वह लड़कियां मुझे रोहन के लिए समझ नहीं आई। पर आज प्रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता आया है। बहुत संस्कारी लड़की है, घर को बांधे रखने वाली। बेकार में कोई बहसबाजी नहीं करती है, मॉडर्न होकर भी घर को लेकर चलती है। आपको बच्ची समझ आई है तो अच्छी ही होगी पंडित जी। वैसे बुरा कोई नहीं होता, बस कौन कहाँ फिट होता है ये देखना होता है। और 2 दिन बाद पूरे परिवार के साथ महेश प्रिया के घर उसे देखने पहुंच जाते हैं। आज का सारा खाना प्रिया ने ही बनाया है भाई साहब। आज क्या, हर रोज ही मेरे घर में खाना प्रिया ही बनाती है। वो क्या है ना, उम्र के साथ मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। बेटा अभी छोटा है तो बहू आई नहीं है, तो जो करती है प्रिया ही करती है। ये बात तो सच है भाई साहब, आप अगल बगल भी पता कर लीजिए। मैं तो खुद पड़ोसन हूँ। मेरी बहू ने आते ही रसोई अलग कर ली, ना मुझसे कुछ पूछना ना बातें करना। ऐसे में मेरा ख्याल तक प्रिया रखती है। जिस घर भी बच्ची जाएगी उन लोगों का भाग खुल जाएगा। प्रिया के घर वालों का उसका तारीफ करना बनता था, पर प्रिया के पड़ोस वाले भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्यों लगता है मेनका बहन कि मैंने आपको कहीं देखा है? आपके मायके के सामने वाला घर है ना अग्रवाल जी का, उनके जो ससुर है वो मेरे फूफा जी लगते हैं। मैंने ही तो उन्हें रिश्ता भिजवाया है आपके घर। वह क्या है ना, प्रिया बड़ी सीधी लड़की है। ऐसी लड़की को बुरा ससुराल मिल जाएगा तो बेचारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके मायके वालों को देखा है मैंने, वहाँ इतने संस्कार है तो आप में भी संस्कार होंगे ही। अच्छा, हाँ मैं पहचान गई आपको। आपने पहले क्यों नहीं बताया मेनका बहन? आप जब बीच में है ही तब तो देखने सुनने को कुछ बचता ही नहीं। मुझे तो रिश्ता मंजूर है भाई। तभी फुसफुसाता हुआ महेश कहता है, अरे ठीक है, समझ आ गया कि प्रिया के घर वाले तुम्हारे मायके वालों के जान पहचान के हैं। पर आई ही हो तो जो कुछ पूछना है पूछ तो लो। किसी और के भरोसे हम क्यों रहे भाई? बात में दिक्कत होगी तो सभी पल्ला झाड़ लेंगे। हम कौन होते हैं बहू लाने वाले? यह तो भगवान करवा रहे हैं। और जो रोहन की किस्मत में होगा वो तो हो ही जाएगा। जहां मायका और मैके के लोगों की बात आ जाती है, फिर किसी औरत को कुछ नहीं सूझता। मनीषा तो फट से हाँ कर देती है और बहू बनकर प्रिया रोहन के घर आ जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में आसपास की औरतें आती है। सभी प्रिया का चेहरा देखकर उसके हाथ में सगुन रखती जाती है। किसी ने कोई अरेंजमेंट भी नहीं की है नाश्ते की। अगल बगल वाले लोग क्या सोचेंगे? लगता है मम्मी पापा जी को ज्यादा इन चीजों की समझ नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। प्रिया बाथरूम जाने के बहाने अपने कमरे में आती है और फोन से नाश्ता मंगवा लेती है और फट से सभी को परोस देती है। मीठा तो बहुत अच्छा था भाभी जी, स्वाद आ गए सच में। पर एक गलती हो गई आंटी जी, नाश्ता लेट सर्व हुआ। वो क्या है ना, हलवाई का हाथ जल गया था तो इन्हें दूसरा हलवाई लाने निकलना पड़ा। 10 बार बता चुकी है बहू ये बात तू सभी को।
तुम नाश्ता नहीं भी देती तो कोई बात नहीं थी, पर सही में तेरी मेहमान नवाजी ने तो आज दिल जीत लिया। नई बहू के साथ नाश्ते की तारीफ करते हुए सब लौट जाते हैं। नाश्ता तूने मंगवाया था क्या रोहन? मेहमानों को स्टेशन पहुंचाने में मेरे दिमाग में नाश्ते का रहा ही नहीं। मैंने तो नाश्ते के लिए बोला ही नहीं था पापा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुंह दिखाई में स्नैक्स रखने होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए था ना मनीषा जी। अपनी शादी के बाद दूसरी शादी देख रही हूँ मैं तो शादी की रस्में ही भूल चुकी हूँ, तो क्या ही मेहमान नवाजी याद रखती। पर अगर हम तीनों में से किसी ने नाश्ता नहीं मंगवाया तो मंगवाया किसने? मम्मी जी, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने। मेहमानों को कैसे स्पेशल फील करवाना है जानती हूँ मैं। मेहमानों के सामने अगर शर्मा परिवार की नाक झुकती तो मेरी भी झुकती ना। और अपने ससुराल में पहले ही दिन इतनी बड़ी बात संभालकर प्रिया सभी का दिल जीत लेती है। और फिर प्रिया अपनी पहली रसोई की तैयारी करने रसोई में जाती है और चूल्हे के सामने वाली खिड़की को खोलती है, जो आज से न जाने कितने साल पहले बंद हुई थी। बाप रे बाप, ये खिड़की तो अटक गई है। खुलती ही नहीं है क्या यह खिड़की मम्मी जी? मैं जिस दिन शादी होकर आई थी उस दिन ही मैंने इसे आखिरी बार खुला देखा था बेटा। वो क्या है ना, मेरी सास को अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी से बात करूं, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण हर घर में लड़ाइयां होती है। वो तो आदमी आदमी पर निर्भर करता है मम्मी जी। अगर पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखे जाए तो बुरे वक्त पर वही काम आते हैं। मान लीजिए किसी दिन रोहन और मैं घर पर ना हो और आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़े तो कौन करेगा मदद? हम जब तक वापस आएंगे तब तक तो कुछ हो ही जाएगा। तुझे जो ठीक लगता है तू कर बेटा। वहां सड़ से रखी हुई है खिड़की पर, मार, खुल जाएगी। खिड़की को ठोक ठोक प्रिया खोल देती है। प्रिया की रसोई की खिड़की के ठीक सामने थी मंजू के रसोई की खिड़की। जैसे ही यहाँ प्रिया की खिड़की खुलती है, मंजू की बहू कहती है, अरे प्रिया, यहाँ खिड़की भी है। मुझे तो लगा उस तरह से आंटी जी ने दीवार लगवा दी है। ये खिड़की खुली देखी ही नहीं मैंने। हाँ, वो क्या है ना, बीच से रास्ता जाता है ना, तो लोग यहाँ पर कचरा फेंक देते थे, जिससे मक्खियाँ खिड़कियों के रास्ते रसोई में आ जाती थी। इसलिए मम्मी जी ने एक बार खिड़की बंद की, सो बंद ही रह गई। अब तो म्युनिसिपालिटी वाले सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं, तो मक्खी आने का कोई चांस ही नहीं। प्रिया अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है और टेस्टी खाना अपने ससुराल वालों के लिए बनाकर तैयार कर लेती है। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। क्या क्या बनाया है खाने में? ये क्या पूछ रही है मम्मी जी आप? प्रिया ने अपने घर वालों के लिए बनाया है खाना। ऐसे अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल ठीक कहा सीता, अपने घर वालों के लिए ही बनाया है। और मेरे घर में मेरे पड़ोसी भी आते हैं। कुल मिलाकर 15 लोगों का खाना बनाया है मैंने। तो खाना आपके घर भी आएगा। पूरी चावल, फुलके, दाल, 2 तरह की सब्जी है, 2 मीठे हैं और दही। एक पूरी थाल तैयार कर अपनी खिड़की से प्रिया सीता को पकड़ा देती है। इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी प्रिया? वैसे सच बताऊं तो तुमने मेरे एक टाइम की मेहनत बचा दी। सीता के घर खाना देने के बाद प्रिया अपनी ससुराल वालों के लिए खाना लगाती है। अरे, हमारे घर की संस्कृति बरकरार रखते हुए तुमने आते ही रसोई संभाल ली। ये बहुत अच्छा लगा बहू, और खाना बहुत अच्छा बना है। आपने अच्छा बोल दिया, मेरी मेहनत सफल हो गई पापा जी। हम तो खा रहे हैं प्रिया, तुम भी खाने बैठ जाओ। अरे, अभी मुझे बहुत काम है रोहन जी। पहले मोहल्ले वालों के यहाँ मेरी पहली रसोई का खाना पहुँचा कर आती हूँ, फिर मैं खा लूंगी। आसपास वालों से जितने अच्छे संबंध रहे उतना अच्छा है। प्रिया बाकी पड़ोसियों के घर भी खाना पहुँचाने निकल जाती है। जिंदगी भर अपने सास ससुर की सेवा की मैंने,
लगता है उसका फल भगवान ने मुझे प्रिया के रूप में दे दिया। यहाँ कोई बहना सास ससुर के लिए खाना नहीं बनाना चाहती और प्रिया आसपास वालों के लिए भी खाना बना रही है। अब तो आपके मन की शंका खत्म हो गई है ना महेश जी? मेरे मैके की तरफ की लड़कियां अच्छी ही होती है। इतनी अच्छी बहू किसी के घर नहीं होगी जो हमारे घर आ गई। प्रिया संबंध बनाने में बहुत आगे थी। वही एक ही बार में घर वालों के साथ आसपास के लोगों का दिल भी जीत लेती है। एक शाम महेश घर वापस लौट रहा है जहां उसे मनमोहन मिलता है। बहू के आते ही शरीर पर चर्बी आ गई भाई साहब। यह मनमोहन आज मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर रहा है? इसके परिवार वालों से तो हमारी बात ही नहीं होती। सच में क्या? और हो भी सकता है बहू इतना ख्याल जो रखती है, किसी चीज की फिक्र ही नहीं करनी पड़ती मुझे। बहुत प्यारी बच्ची है प्रिया। अपनी पहली रसोई में हमारे घर खाना लेकर आई थी। बताइए कौन करता है पड़ोसियों के लिए इतना? अरे बातों बातों में मैं भूल ही गया कि मैंने आपको क्यों रोका था। वह मेरे बेटे की शादी है तो आपके पूरे परिवार के साथ आपको आना ही है। मनमोहन से शादी का न्योता मिलने के बाद हंसते हंसते महेश अपने घर वापस आता है और वह कार्ड मनीषा को दिखाता है। मनमोहन भाई साहब को तो हमने रोहन की शादी में बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने हमें कार्ड भेजा है। न्योता क्या दिया, रिश्ते बनाना चाह रहे हैं वो। अब बहू ने उसे जाकर खाना जो खिला दिया है, बहू के खाने का दीवाना हुआ पड़ा है। जानता तो वो भी है कि आजकल की बहुएं कैसी है। अपनी बहू टेढ़ी आ गई और उसने खाना नहीं पूछा तो फिर हमारे घर आना शुरू कर देगा। अरे आप तो ज्यादा ही बुरा सोच लेते हैं। यह सोचिए, जो माँ जी के समय में संबंध खराब हुए थे वह बहू के आते ही जुड़ने लगे हैं। प्रिया के ससुराल वाले कहीं भी जाने निकलते तो मोहल्ले वाले उनके सामने प्रिया की तारीफ जरूर करते। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक रोज पराठे बनाती हुई प्रिया सीता से बात कर रही होती है। कब से देख रही हूं मैं, तो बस हाँ हूं में जवाब दे रही है। सब कुछ ठीक तो है सीता? हाँ प्रिया, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, कमर में जरा दर्द लगता है तो गलत से सो गई थी मैं। ऐसे में रोटियां बनाने में कमर और भी भारी हो रहा है। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बोली सीता? मैं भी तो रोटियां ही बना रही हूँ। सब्जी बनाई है क्या तूने? नहीं बनाई है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह ले सब्जी और यह 20 पराठे, इतने में हो जाएगा ना? अरे सब कुछ तुम मुझे दे दोगी तो तेरे ससुराल वाले क्या नाश्ता करेंगे? तेरी कमर में दर्द है, मेरी नहीं, तो दोबारा खाना बना लूंगी। बिना सोचे समझे प्रिया सारा खाना अपनी पड़ोसन सीता को दे देती है। यहाँ बाहर खाने की टेबल पर बैठा रोहन खाने का इंतजार कर रहा था। प्रिया और कितनी देर? इतनी देर तो नहीं करती कभी प्रिया नाश्ता देने में। 11 बज गए। अब 2 मिनट भी और लेट किया ना मैंने तो दिक्कत होगी मम्मी। मैं नहीं चाहता कि बृहस्पतिवार के दिन कोई ग्राहक वापस लौटे। तू एक काम कर, तू दुकान जा, मैं तेरा टिफिन लेता आऊंगा। और आज पहली बार रोहन भूखे ही निकल जाता है। रात के खाने पर नाश्ते में हुई गलती की भरपाई करने प्रिया रोहन के मनपसंद गोभी प्याज के पराठे बनाती है। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बन रहा है प्रिया की रसोई में? आज इन्हें भूखा ही जाना पड़ा था। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए इनके फेवरेट गोभी प्याज के पराठे बना रही हूँ। गोभी तो ठीक है, पर पराठे में प्याज? तवे पर प्याज डालती हो तुम? हम तो चकला बेलन तवा से प्याज दूर ही रखते हैं, इसीलिए तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है। स्लैब पर ही पराठे बेलूंगी और कढ़ाई में सेकूंगी। बातें करती हुई प्रिया पराठे बनाती जाती है और सभी को परोसती जाती है। ये पराठा तो जला हुआ है।
मेरी भी प्लेट का पराठा जला ही हुआ है बेटा। मैं तो बस मुंह बंद करके खाए जा रही हूँ कि घर का माहौल खराब हो जाएगा। अब 2 बात मैं कहूंगी तो बहू भी 4 बातें कह देगी। क्यों लोगों को हंसवाना। आजकल बहू का ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं। कभी खाना बनाने में देर करती है तो कभी खाना जला देती है। अब आप उसे कुछ जाकर बोलने मत लग जाइएगा। हो जाती है गलती, मैं कर लूंगी बात। पर अब बात कहाँ संभलने वाली थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो बस शुरू हुई थी। आज पड़ोस वाले तो प्रिया से बड़े खुश थे, पर अपनी बहू को पड़ोसियों को बांटकर परेशान शर्मा निवास के लोग होने वाले थे। एक शाम महेश के घर उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। बहू, अरे ओ बहू, जरा भाई साहब के लिए चाय नाश्ता लगाओ। हाँ पापा जी, अभी लगा रही हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और चाय तैयार करने लगती है कि तभी वह देखती है कि सीता रसोई में नहीं है। इस वक्त तो सीता रसोई में आ जाती है। क्या बात हो गई? कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रिया सीता को आवाज लगाती है। सीता, अरे ओ सीता, ठीक तो हो ना तुम? अरे बेटा, वो सीता के तो सर में बहुत दर्द है, वो कमरे में लेटी हुई है। सीता के सर में दर्द है? कुछ दिन पहले उसकी कमर में दर्द हो रहा था, आज सर में? मुझे तो कोई टेंशन की बात लग रही है आंटी जी। वही तो प्रिया, न करण घर पे है न करण के पापा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ आंटी जी। महेश के दोस्तों को हॉल में ही छोड़कर प्रिया उनके सामने सीता के घर निकल लेती है और पूरे 1 घंटे के बाद लौटती है, जहां उसका स्वागत उसके ससुर की बड़ी बड़ी आंखें करती है। मेहमान चले गए पापा जी? तो क्या करते, तुम्हारी चाय उबलने का इंतजार करते रहते। अरे वो क्या हुआ ना पापा जी, सीता के सर में बहुत दर्द हो रहा था। आंटी जी तो कुछ जानती ही नहीं, तो डॉक्टर को कैसे बुलाती? मैं तो बस डॉक्टर को बुलाने के लिए गई थी। आपको पता है सीता को क्या हुआ है? अरे किसी को कुछ भी निकले बेटा, दुनिया भर का ठेका लिया है क्या तुमने? मुझे तो लगता है यह खिड़की खोलना ही सबसे बड़ी गलती हो गई। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा जी? मैं खिड़की से कूदकर थोड़ी ना गई थी, मैं तो सामने दरवाजे से गई थी। अगर आपको मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था तो आप मुझे रोक देते। वैसे भी मैं तो पड़ोसी धर्म निभा रही थी। किसी दिन मैं और ये घर पर ना रहे और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आएंगे ना पड़ोसी ही काम। मैं इस घर में ना रही तो इसी चीज का हवाला दे दे कर तो इतने दिन निकाल दिए बहू तुमने। अब बस बहुत हुआ। और अगली सुबह वह हो जाता है जो प्रिया ने सोचा भी नहीं था। प्रिया के घर के बाहर रेत और सीमेंट गिरने लगते हैं। सुबह सुबह सीमेंट की मशीन के चलने की आवाज सुनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। अरे ये क्या, घर के रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है क्या रोहन जी? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। बड़ी गंदगी होगी चारों तरफ। मैं पहले ही खाना तैयार करके रख देती हूँ, वरना फिर सीमेंट की धूल खाने में गई तो पापा जी को खाना अच्छा नहीं लगेगा और इल्जाम आएगा खिड़की पर। खाना तो तुम्हें जल्दी बनाकर रखना ही पड़ेगा बहू, क्योंकि यह काम रसोई में ही हो रहा है। और अब खिड़की पर कभी इल्जाम आएगा ही नहीं, क्योंकि खिड़की बंद करवा रहे हैं तुम्हारे पापा जी। प्रिया को धक्का लग जाता है, पर वह कुछ भी नहीं कहती। मिस्त्री खिड़की को कबाड़ देते हैं और जैसे जैसे ही पहली ईंट लगती है, सारे पड़ोसी शर्मा निवास आ जाते हैं। यह काम मत कीजिए भाई साहब, इस खिड़की को बंद मत कीजिए। क्या गलती हो गई महेश, जो तू रसोई की खिड़की बंद कर रहा है? कोई बात हो गई क्या बहू? कोई तकलीफ है तो हमें बता। सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है जिसकी इस खिड़की ने फायदा ना पहुंचाया हो। यह खिड़की बंद नहीं होनी चाहिए भाभी जी।
वही तो बात है मनमोहन, सभी को इस खिड़की से फायदा हो रहा है, सिवाय हमारे। आज तक जिनके लिए प्रिया खड़ी थी, आज वह सब प्रिया के साथ खड़े हो जाते हैं। हम देते हैं गारंटी कि अब से प्रिया का ध्यान खिड़की के कारण नहीं भटकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपके घर का खाना हम सब पहुंचाएंगे। बिल्कुल। महेश मुस्कुरा देता है। प्रिया भी अपनी गलती समझ जाती है और सब ठीक हो जाता है। सविता के घर में काफी साज सज्जा थी, लेकिन उस साज सज्जा के साथ सभी लोगों की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि सविता की बेटी रीतू की आज विदाई थी। रीतू सभी से गले लगकर रो रही थी। तभी रीतू की भाभी नंदिनी उसको गले लगाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, नाना जी, आज से आपका घर परिवार सब कुछ आपका ससुराल है, इसलिए वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि जब लड़की की विदाई हो जाती है तो लड़की अपने मायके की नहीं रहती। नंदिनी की बात सुनकर रीतू और ज़ोर से रोने लगती है। इस तरह कुछ देर बाद रीतू की विदाई हो जाती है। रीतू की विदाई के बाद घर पूरा खाली खाली हो जाता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। घर को शांत देख सविता अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, देखो तो बहू, घर कितना सूना सूना लग रहा है। हमारी ऋतु इस घर में रहती थी तो इस घर में कितनी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज ये घर कितना सूना लग रहा है। लेकिन माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं, लड़की को एक न एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने घर जाना ही पड़ता है। अब जैसे आप अपने मायके को छोड़कर यहाँ आई, मैं आई, ठीक वैसे भी ननद जी को भी अपने घर जाना ही था। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। बस भगवान करे मेरी बेटी वहाँ खुशी से रहे। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी। तभी वो अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए कहती है, अरे रितु, एक गिलास पानी तो ले आना। सविता की आवाज़ सुनकर नंदिनी अपनी सास के लिए पानी लाती है और उसके हाथ में थमा देती है और अपनी सास को याद दिलाते हुए कहती है, माँ जी, आप भूल गई क्या कि ननद जी की विदाई हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है। अब वो अपने ससुराल में है, ना कि हमारे पास। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर कोई बात नहीं, बेटी थी ना तो ज़्यादा लगाव था, इसलिए बार बार भूल जाती हूँ कि अब वो अपने ससुराल में है। तो क्या हो गया माँ जी, अगर आपकी एक बेटी गई है? अरे आपकी बहू यानी मैं भी तो आपकी बेटी की समान ही हूँ ना। हाँ बहू, वो तो है ही, अब तू तो है ही, पर क्या करूँ, अपनी बेटी के बिना ना मैं एक पल नहीं रहती थी, पर अब तो जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा उसके बिना। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नंदिनी ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और वो घर से जाने लगती है कि तभी सविता के पास रीतू का फ़ोन आता है। सविता अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो नंदिनी को रोकते हुए कहती है, अरे बहू, तू ऑफिस जा रही है ना, तो ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट के लिए मुझे ऋतु से बात करने दे, मेरा फ़ोन बंद हो गया है। पर माँ जी, मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूँ और अगर लेट हुई ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा। मैं शाम को आकर आपकी बात करवाती हूँ। और फ़ोन ऑफ ही तो हुआ है ना, 5 मिनट चार्ज पे लगा दो, ऑन हो जाएगा। अरे जानती हूँ बहू, पर अभी मेरा ऋतु से बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी तो तू लेट हो ही गई है ना, अब जब हाफ डे लग ही रहा है तो हाफ डे में ही चली जाना। मेरी बच्ची रो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी शादी को कुछ ही दिन हुआ है और अभी से मेरी बेटी के साथ ऐसा बुरा सलूक हो रहा है। क्या ननद जी रो रही थी? ऐसा क्या हो गया उसके साथ? मैं अभी फ़ोन करती हूँ, आप पहले बात कर लीजिए। जब नंदिनी को पता चलता है कि ऋतु रो रही थी तो उसे भी लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए वो ऑफिस ना जाकर सबसे पहले अपनी ननद को फ़ोन करती है और उसकी बात अपनी सास से करवाती है। ऋतु, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे बताया तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे बता दो। अरे बहू, तो पहले मेरी बात करा तो बाद में ऋतु से बात करना। इतना बोलकर सविता नंदिनी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और अपनी बेटी से बात करती है। बात करने के बाद नंदिनी को पता चलता है कि ऋतु के ससुराल में उसके कुछ रिश्तेदार आए थे और घर का सारा काम अकेली ऋतु को करना पड़ा, इसलिए वो इतना फूट फूट कर रो रही थी। जब नंदिनी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी सास के हाथों से फ़ोन छीन कर अपनी ननद से कहती है, ऋतु, तुम इतनी छोटी सी बात पर रो रही हो? अरे हमारे घर में भी तो रोज़ मेहमान आते हैं, मैं भी तो घर में काम करती हूँ, पर मैंने कभी इतनी छोटी सी बात के लिए अपने मायके फ़ोन नहीं घुमाया।
तुम्हें पता है माँ जी और मैं कितना डर गए थे। तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस भी नहीं गई। अब मैं हाफ डे में जा रही हूँ। हाँ भाभी, आप तो ऐसे ही बोलोगी ना, आपको कुछ करना जो नहीं पड़ा। अगर आप मेरी जगह होती ना तो अभी आप भी रो ही रही होती। और आपकी किस्मत ना बहुत अच्छी है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला। इतना बोलकर रितु अपनी भाभी से नाराज़ हो जाती है और फ़ोन रख देती है। नंदिनी भी लेट हो रही थी, इसलिए वो दोबारा फ़ोन नहीं करती और चुपचाप ऑफिस के लिए चली जाती है। अब इसी तरह आए दिन रितु अपने मायके फ़ोन करती और अपने ससुराल वालों की बुराई। माँ, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है। सही कहते हैं लोग, सास ना आखिर सास ही होती है। अरे अरे बेटा, अब क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? अरे तू जब से ससुराल गई है ना, ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन तूने रो कर मुझे फ़ोन ना किया हो। माँ, अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है, और जब किस्मत में ही रोना लिखा हो तो मैं आपको खुश नज़र कैसे आऊँगी? मुझे तो लगता है इन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि नौकर समझ रखा है। आज ना फिर मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। घर का सारा काम करके मैं उस बुढ़िया को अस्पताल ले गई और अस्पताल से लाकर उसकी सेवा करी। माँ, मैं इतना थक गई हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा आज बाहर का खाना खा लेते हैं, मंगवा ले क्या? अरे तो उस पर तो मेरी सास मुझे ताने देने लगी। हाय, मेरी फूल सी बच्ची को कितना काम करना पड़ता है ससुराल में। पर रितु बेटा, तू अपने घर की इकलौती बहू है। अब तू अपनी सास को और घर को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा, है ना बेटा? कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त कर ले। माँ, तुमसे दूर क्या हुई मैं? तुम तो अपनी बेटी को ही भूल गई। तुम तो बिल्कुल भाभी की ज़ुबान बोल रही हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सविता बस रितु को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रितु तो अपनी माँ की बात से ही नाराज़ हो जाती है और फ़ोन रख देती है। उस दिन के बाद फिर रितु अपनी माँ को फ़ोन नहीं करती। एक हफ्ता बीत जाता है और अब तक रितु का कोई फ़ोन मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से सविता परेशान होने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरे पास रितु का कोई फ़ोन या मैसेज आया क्या? कहाँ माँ जी, उस दिन के बाद से ननद जी ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। मैं अगर उन्हें फ़ोन या मैसेज भी कर देती हूँ तो कोई जवाब नहीं देती। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? आपकी ननद जी से बात नहीं हुई क्या? हाँ बहू, एक हफ्ता हो गया, पर रितु ने मुझे कोई फ़ोन मैसेज भी नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो हमेशा बिज़ी हूँ कहकर फ़ोन रख देती है। लगता है मेरी बेटी अब तक मुझसे नाराज़ है। माँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सच में ननद जी बिज़ी हो। आखिर इतने बड़े घर की बहू जो है, अरे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होगी उन पर। और मुझे तो खुशी है कि अब उन्होंने मायके में दखल अंदाजी देना कम कर दिया। भगवान करे वो इसी तरह से अपने ससुराल को संभाले। कुछ दिनों से रितु का फ़ोन नहीं आता, जिस वजह से नंदिनी को लगता है कि उसकी ननद के ससुराल में सब कुछ ठीक है। इसलिए वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले लेती है और अपने परिवार के साथ बाहर जाने की प्लानिंग करती है। और रात को जब पूरा परिवार खाने के टेबल पर इकट्ठा होता है तो नंदिनी अपने पति और सास से कहती है, बहुत दिन हो गए हम सब कहीं बाहर नहीं गए। मैंने ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टियां ले ली है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूम कर आएँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नंदिनी, मेरी भी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है, और वैसे भी जब से रितु की शादी हुई है तब से सब बिजी ही चल रहा है। थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, क्यों माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब तो बाहर चले जाएंगे। पर मुझे तो अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही है। 15 दिन हो गए आज, पर अब तक मेरी उससे बात नहीं हुई। पता नहीं उसके ससुराल में सब ठीक है भी या नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा, मैं क्या करूं? अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम रितु को भी अपने साथ कहीं बाहर ले जाए। वैसे भी ना वो बड़ी परेशान रहती है, बाहर से घूम कर आएगी तो उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अरे पर माँ, अब रितु की शादी हो चुकी है, हम उसे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें पहले उसके ससुराल वालों से बात करनी होगी। हाँ तो कर लेना। वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, और उसके ससुराल वालों से बात करने पर हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी है या नहीं। ठीक है माँ, अगर आप इतना ज़िद कर रही हैं तो मैं कल बात कर लूँगा। फ़िलहाल मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल सोने के लिए चला जाता है, पर सविता की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। अगली सुबह होते ही सविता बड़ी परेशान रहती है और घर में इधर से उधर घूम रही होती है। अपनी सास को इस तरह बेचैन होकर घर में घूमता देख नंदिनी अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं? हाँ बहू, क्या बताऊँ, सुबह से ना मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
सपने में देखा मेरी बेटी ज़रा भी खुश नहीं है अपने ससुराल में। मुझे तो बस उसी की फिक्र सताती रहती है। सविता ये सब कुछ बोल रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है और नंदिनी दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही अपनी ननद को देखकर नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी ननद खाली हाथ नहीं आई थी बल्कि अपना सारा सामान लेकर आई थी। अरे ननद जी, आप वो भी इतने सुबह सुबह अपने सामान के साथ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहू, मैं तो तुझे कह रही थी ना कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सुबह से मेरा मन कितना बेचैन था, और मैंने तो कल रात को भी बहुत बुरा सपना देखा था। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इस तरह यहाँ क्यों आ गई? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ, अगर सब ठीक होता तो क्या मैं अपना सामान लेकर यहाँ होती? मैं परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल वालों से, इसीलिए तो यहाँ आ गई हूँ। और आप लोग भी मुझे अंदर बुलाने के बजाय दरवाजे पर ही मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है ननद जी, हम सब ना बस थोड़े हैरान हो गए थे। आप अंदर आकर बताओ ना आखिर हुआ क्या है, जब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब जैसे ही नंदिनी पानी लेने के लिए अंदर जाती है, वैसे ही रितु अपने ससुराल वालों की बुराई अपनी माँ के सामने करने लगती है। माँ, भाभी को कुछ मत बताना, वरना वो मेरी ही गलतियाँ ढूंढने लगेगी। पर मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले ना बहुत गंदे। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हैं, साथ ही साथ अपनी सेवा भी। और अगर काम में कोई गलती हो जाए तो 4 बातें ऐसे सुनाते हैं जैसे कि मुझे महीने की तनख्वाह पर रखा हो। और मेरा पति, वो भी वैसा ही है। मैं ना सबसे ज़्यादा परेशान तो अपने पति से हूँ। मैं समझ रही हूँ बेटा, तू अपने ससुराल में परेशान है, पर ये तेरा फैसला मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मेरी माँ तो तू अभी वापस चली जा। माँ, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं यहीं रहूँगी तब तक जब तक मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने ना आ जाए और वो लोग मुझसे माफ़ी ना मांग ले। रितु अपनी माँ को सारी बात बता रही थी कि वो सारी बातें सुनती हुई नंदिनी वहाँ आती है और एक भाभी होने के नाते अपनी ननद को समझाने की कोशिश करती है। देखो रितु, मैं नहीं जानती तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर अभी तक तुमने जो भी माँ जी को बताया उसमें मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया। तुम अपने ससुराल की इकलौती बहू हो, तुम्हारे ऊपर अपने ससुराल के और घर की जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने सास ससुर पति और घर को नहीं देखोगी तो और कौन देखेगा? इसलिए नाराज़गी छोड़ो और घर वापस चली जाओ। देख रही हो माँ, तुम, मैंने कहा था ना तुमसे, भाभी मेरी ही गलतियाँ निकालेंगी। इनके पास और काम ही क्या है, सारा दिन ऑफिस में बैठना और दूसरा मेरी गलतियाँ निकालना। घर में इतनी सारी बातें हो रही थी कि तभी राहुल तैयार होकर नीचे आता है और अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाता है। अरे रितु, यहाँ? वो भी अचानक? मैं तो आज तेरे ही घर आने वाला था, तूने तो आकर मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। माँ, तुमने रात को ही बात कर ली क्या? किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं अब यहीं रहूँगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों की रोज़ के कलेश से। ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोलकर रितु अपना सामान लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और राहुल नंदिनी से सवाल करता है। अब नंदिनी सारी बात राहुल को बताती है, पर राहुल इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है और रितु की वजह से बेचारी नंदिनी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। पर रितु के आने से नंदिनी के सर पर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे ही नंदिनी को सैलरी मिलती है वैसे ही रितु नंदिनी से कहती है, भाभी, आप तो खुश नसीब हैं जो आपको इतना अच्छा ससुराल और मेरे भैया मिले जो आपको इतना प्यार करते हैं। एक मेरे ससुराल में मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते, नौकरी तो दूर की बात है। और मेरा पति मेरे हाथ में 1 रुपया तक नहीं देता कि मैं कुछ सामान ले सकूं। आप मानेंगी नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैंने कुछ नहीं खरीदा। आज तो दिल कर रहा है शॉपिंग करने का। हाँ हाँ रितु, क्यों नहीं, वैसे भी मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी, तुम भी साथ चलो, तुम्हें जो लेना हो ले लेना। नंदिनी रितु को मना नहीं कर पाती और रितु जानबूझकर फिजूल की खर्ची करती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सविता की तबीयत खराब हो जाती है। अब अकेली नंदिनी घर, ऑफिस और अपनी सास सब कुछ संभाल रही होती है और ऊपर से रितु अपनी ही भाभी को भला बुरा कहती और उसके कामों में गलतियाँ निकालती। क्या भाभी, आपसे 4 लोगों का परिवार नहीं संभल रहा? पता नहीं आप अच्छे लोगों का परिवार कैसे संभालोगे। आपको पता नहीं, मेरे पति का खुद का बिजनेस है
उन्होंने तो कारखाने के एम्प्लॉय अपने पास रख रखे हैं, मुझे तो उनका भी काम देखना पड़ता था। सोचो, मैं अकेली नन्ही सी जान कितना सब कुछ करती थी। अरे एक आपको देख लो, मुझे और माँ को खाना देकर भी नहीं जाती, बस खाना बनाकर हम पर एहसान करके चली जाती हो। ननद जी, फिर तो आपका मेरा एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुझ पर यह एहसान भी नहीं करती। मैं ऑफिस जाती हूँ पर फिर भी घर का सारा काम करके जाती हूँ। आप घर में रहती हो और कुछ नहीं करती, बस पूरा दिन अपने ससुराल वालों की बुराई करती हो, जबकि आपको ससुराल से यहाँ आए 4 महीने हो चुके हैं और आपका खर्चा भी मैं ही उठा रही हूँ। माँ देख रही हो ना, आखिर आज भाभी की ज़ुबान पर उनके दिल की बात आई गई। भाभी मुझे बोझ कह रही है। माँ, क्या मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? बहू, ये सब तो क्या कह रही है? मेरी बेटी से जुबान संभाल कर बात कर। सब कुछ पता होने के बाद भी सविता अपनी बेटी को कुछ ना कहकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है और नंदिनी को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है। अब वो सारी बात अपने पति को बताती है, पर राहुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। यार देखो, ये तुम्हारे और रितु के बीच का मामला है, इसमें प्लीज़ मुझे मत इन्वॉल्व करो। कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन इतनी बड़ी गलती कर रही है और तुम कह रहे हो कि मुझे इन बातों में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना मत करो, अब मैं ही कुछ करूँगी। नंदिनी अब समझ चुकी थी कि रितु यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और वो अपने हाथों से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए अब वो दूसरा रास्ता अपनाती है और अगली सुबह अपनी ननद से माफ़ी मांगती है और उसे समझाते हुए कहती है, नाना जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल आपसे जो कुछ कहा उसके लिए, पर सच में मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर भाभी, दिल तो आपने मेरा दुखाया है। एक औरत होकर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोचा अगर आपकी भाभी आपको बोझ बताएगी तो कैसा लगेगा? जानती हूँ नाना जी, इसीलिए तो मैं अपने मायके ही नहीं जाती। और तो और मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं अपने मायके जाकर बैठ गई तो कहीं मेरा ससुराल और मेरे पति को कोई मुझसे छीन ना ले। आपको यहाँ आए भी 4 महीने से ऊपर हो गए, अब आपको ना खुद चले जाना चाहिए। आप खुद सोचो, आपके पति ने और ससुराल वालों ने एक बार भी आपको फ़ोन नहीं किया और ना ही आपको लेने के लिए यहाँ आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी शादी की सोच रहे हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो ज़िंदगी आपकी ही बर्बाद हो जाएगी। मेरी मानो तो लड़ झगड़ कर अपना हक हिस्सा लो और अपने पति के साथ रहो, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप हाथ मलती रह जाओ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मुझे ना अभी इसी वक्त जाना होगा। वैसे भी मुझे अब अपने पति पर विश्वास नहीं है। जिस तरह वो लड़कियों से बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी सौतन उठाकर ले आए एक दिन। रितु अपनी भाभी की बातों में आ जाती है। अब रितु को भी एहसास होने लगता है और डर लगता है कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे, इसलिए अब बिना कोई देरी करे वो अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है और अपने घर को संभालती है, बस इस डर से कि कहीं कोई उसकी जगह ना ले ले।